नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए। बताते चले कि देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है। आईटीबीपी के जवानों के लिए यहां लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन और मच्छी उपलब्ध कराई गई है, यानी कि मछली जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री ने निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए इसे बढ़ा दिया है। कैबिनेट बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए, चलिए आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मत था ये एक मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण संशोधन नियमावली का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो आर्थिक सहायता जो मिलती है, जो इसके तहत मिलेगी और जो आयुष्मान योजना के तहत भी जो लाभ मिलता है वो दोनों साथ साथ मिली गई। पहले तक ये स्थिति आती थी कि यदि आयुष्मान से मिल रहा है तो ये आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, लेकिन अब दोनों को पृथक पृथक कर दिया है। तो इस तरह के मानव वन्यजीव संघर्ष में जो होगा तो उसमें दोनों तरह की सहायता इसमें मिलेगी। और जो पालतू जानवर हैं, यदि उसके मारे जाने की पुष्टि वन रक्षक और ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि इस तरह की क्षति हुई है। ये एक नियमावली है, मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि, ये बनाई गई थी पूर्व में। उसमें उसकी नियमावली में कतिपय संशोधन किए गए। कतिपय मद हमारे ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के थे। ये कुछ फॉर्मल मद हैं जो विधानसभा के पटल पर रखे जाते हैं। तो इसमें विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक लेखा विवरण जो है उसको विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई। इसी तरह से वार्षिक जो उनकी रिपोर्ट है 2022-23 की, उसको भी विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति दी गई। और तीसरा है केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अंतर्गत जो उनके विनियम बनते हैं विद्युत नियामक आयोग के, उसको भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मद हमारा ये भी पशुपालन विभाग का था, जिसमें पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता पाटी विकासखंड में इसको पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई और इसमें 4 पद अलग अलग कैटेगरी के सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई। अगला मद हमारा ये सैनिक कल्याण विभाग का मद था। सैनिक कल्याण विभाग का मत था। इसमें जो वीरता पुरस्कार है, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, और जो प्राप्त भारतीय सैनिक और उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में एक निःशुल्क बस यात्रा करने की सुविधा है। आज तक उसके बजट की व्यवस्था जो है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा की जाती थी। क्योंकि अब बजट में व्यवस्था परिवहन विभाग के मद में कर दी गई, तो नियमावली में सिर्फ इतना परिवर्तन कर रहे हैं कि उसकी जो बजट की व्यवस्था है वो परिवहन विभाग द्वारा ही की जाए। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है और जिसके बेहतरीन आयोजन को लेकर 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या की बैठक भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष यहां पीटी उषा के साथ होने वाली है। और इस बात पर खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है, हमारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तारीखों की पुष्टि हो जाती है तो हम सकुशल रूप से 28 जनवरी से इसकी शुरुआत करेंगे। तो हमें जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें गेम्स की डेट्स मिल गई। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक माननीय पीटी उषा जी ने गेम्स की डेट दी है। यद्यपि इसका कंफर्मेशन हमारी 25 अक्टूबर को जो आईओए की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग उसके बाद ही तय हो पाएगी, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं। डेली हमारी मीटिंग चल रही है और सब तैयारियों पे लेकर हमारे सारे अधिकारी सजग हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पूरी है। प्रोक्योरमेंट का टेंडर शुरू हो चुका है और जो हम जल्दी ही कर लेंगे। कैंप्स हमारे लगने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमारे डेट्स फाइनली फॉर्मली अनाउंस होते हैं उसके बाद से, और हम लोग सकुशल रूप से गेम्स 28 जनवरी से शुरू करते हैं। किस किस शहरों में गेम
जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसीलदार जसपुर और मंडी सचिवालय द्वारा सरकारी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ ही किसानों की बातचीत की गई और तोल को यहां पर जांच भी यहां पर आप देखिए किस तरह से रखी गई है। वहीं तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार आज धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें मंडी की क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। जहां व्यवस्था सही पाई गई वहां पर जो किसान मौजूद थे उनसे बातचीत भी की गई। खरीद के संबंध में पूछताछ की गई है, जिसमें किसान संतुष्ट थे और साथ ही ब्लॉक के पास सेंटर की भी जांच की गई। और आज सेंटर पर खरीद नहीं हुई, लेकिन कल जो धान खरीदी हुई थी उसका परीक्षण किया गया और सही पाया गया तो जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि धान खरीद में कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर कार्रवाई होगी। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें मंडी के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है। वहां पर व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। वहां पर जो किसान उपस्थित थे उनसे भी बात की गई और उनसे खरीद के संबंध में थोड़ी पूछताछ की गई, तो वो भी वहां पर संतुष्ट थे। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लॉक के पास एक सेंटर है उसकी जांच की गई है। वहां पर आज हालांकि खरीद नहीं हुई है। कल वहां पर जो खरीद हुई थी उसका हमने परीक्षण किया है और वो भी सही पाया गया है। जी, जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से लापरवाही धान खरीद में ना आए और किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना उठानी पड़े। हम लोग इसके लिए सफल प्रयास कर रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां राजधानी देहरादून में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी और इसके बाद उन्होंने कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से मुलाकात कर दी और अपनी दावेदारी को लेकर यहां चर्चा भी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी मेयर पद के लिए पेश की है। जो भी आगे आप देखिए निर्णय होगा वो पार्टी का होगा और उनके लिए ये सर्वोपरि होगा। राजधानी देहरादून में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होने हैं और नगर निगम के चुनाव को लेकर लगातार जो दावेदारी है वो सामने आ चुकी है। वहीं यदि हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं चुनावी मोड में रहती है और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं मेहनत करते रहते हैं और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। वहीं नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसके लिए आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित जी। उनसे बात करें कि आखिर किस तरह देखते हैं वो इस पूरे चुनाव को नगर निगम के। सर, नगर निगम का चुनाव नजदीक आने वाला है तो किस तरह देखते हैं कि बीजेपी पार्टी की यदि हम बात करें तो कई दावेदारी रहती हैं, तो सर क्योंकि आप राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, कई जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो किस तरह देखते हैं क्या इस बार भी कोई दावेदारी रहेगी आपकी? देखिए, बिल्कुल नगर निगम में मेयर पद के लिए मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है और अगर हम कहें कि पार्टी किस दृष्टिकोण से देखते हैं तो पार्टी में तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो है इसके लिए हकदार है, सक्षम है, कार्यकर्ता है और सामाजिक छवि अच्छी है, तो नेचुरली इस पद के लिए वो अपने लिए प्रयास करता है। सर, पार्टी ने कई जिम्मेदारी आपको दी है और आपको जम्मू में भी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव के दौरान, हरियाणा में, हिमाचल में भी दी गई थी और जहां जहां आप गए हैं वहां वहां बीजेपी पार्टी की सीट आई है, तो क्या लगता है जो यदि ये जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो उसको बेखूबी निभाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जिस प्रकार जो जिम्मेदारी संगठन ने जब जब दी है उसको बखूबी निभाया है और मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयास है, पार्टी सक्षम समझती है, पार्टी योग्य समझती है और इस प्रकार एक मौका देगी तो इस जिम्मेदारी को भी निभाया जाएगा। सर, लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कहते हैं कि जो बीजेपी है वो चुनाव कराना नहीं चाहती नगर निगम के, लेकिन क्या लगता है आप बिल्कुल तैयार हैं चुनाव कराने के लिए और पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, एक वैधानिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि जो इसके लिए चाहे परिसीमन की हम बात करें, चाहे दूसरी और तैयारियां होती है और फिर चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की बात होती है, स्थानीय निकाय जो ये पंचायत चुनाव की बात है या निकाय की बात है, तो जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जब संपूर्ण हो जाती है तो इस प्रकार ये पूरी होती है। तो इसलिए कांग्रेस का ये कहना कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं कराना चाहती सरासर गलत है, निराधार है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे राजकुमार पुरोहित जी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने दावेदारी मेयर के लिए जरूर की है, लेकिन अब पार्टी का निर्णय होगा कि क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो बेखूबी उस जिम्मेदारी को निभाएंगे भी और यदि पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, सर यदि पार्टी टिकट नहीं देती तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले भी जो है रायपुर विधानसभा क्षेत्र से जब इस प्रकार दावेदारी प्रस्तुत करी, लेकिन चूंकि समय और परिस्थिति के अनुसार पार्टी ने निर्णय लिया और जो हमारे दूसरे विधायक दूसरे दलों से आए थे उनका सम्मान किया, तो
पार्टी में कभी कभी ऐसे निर्णय होते हैं, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता सदैव पार्टी के साथ आता है और पार्टी के लिए कार्य करता है, इसलिए जो है इसमें इतना चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सक्षमता के आधार पर, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, पुराना कार्यकर्ता हूँ, जनता में सभी वर्गों में पहचान रखता हूँ, चाहे पहाड़ की बात करें आप, चाहे प्लेन की बात करें, चाहे आप पंजाबी समाज में बात करें, चाहे बढ़िया समाज में बात करें, चाहे आप यादव समाज में बात करें, किसी भी समाज की आप बात करते हैं, तो प्रत्येक समाज में संपूर्ण रूप से मेरी भागीदारी रहती है और सबसे उठना बैठना रहता है और सबके काम में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार जो है लगभग 35 साल से जो है पार्टी संगठन की सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार जो है ये तैयारियां हमेशा चलती रहती है। जो पार्टी का निर्णय होता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजकुमार पुरोहित जी 33 साल से कहीं ना कहीं पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह का निर्णय पार्टी लेगी, क्योंकि पहले भी वो दावेदारी कई बार कर चुके हैं, विधायक के लिए उन्होंने दावेदारी की थी और उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन इस बार फिर एक बार फिर वो मेयर के पद के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। यदि पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो बेखूबी इस पूरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के सिमात चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला देखा गया और जिसको लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो ऐसे में AIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुसलमान को अछूत बना दिया गया है और जिसके तहत 15 मुसलमान जो व्यापारी हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि असुद्दीन ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्ण राज्य है और अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करेगा उसको सरकार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म स्तरीय और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया है बहुत ही निंदनीय है और उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए, जो लोगों से जुड़े मुद्दे उनसे हट जाए। और बीजेपी वही करती है। संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार एक नागरिक को हैं उनको तोड़ने मरोड़ने, उनका हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें लगातार करती रही। वही उत्तराखंड में भी हो रहा है। लेकिन ओवैसी जी का ऐसे समय में ये बयान आना, जब हमारे यहाँ उपचुनाव है, निश्चित ही इस ओर को इंगित करता है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। मेरी जो भावना है वो पुष्ट हुई है इससे। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर यहां सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में यहां भीमराव अंबेडकर पार्क, शास्त्री नगर जो खाले हैं वहां पर भी मलिन जो बस्ती वाले लोग हैं उनके साथ धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए एक बार फिर बस्ती वासियों को डर के माहौल में रहने को मजबूर कर रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार बार बार अध्यादेश की मियाद बढ़ा रही है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रही। उन्होंने सरकार से मलिन बस्तियों को ही लेकर यहाँ आप देखिए उन्हें हक दिए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज 23 अक्टूबर है और 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दूसरी बार लाया गया अध्यादेश समाप्त हो रहा है।
मलिन बस्तियों के लिए 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, सरकार ने मजबूर होकर के हाई कोर्ट का जो आदेश मलिन बस्तियों के खिलाफ आया था उसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्यादेश लाए थे और उस अध्यादेश के 3 साल के अंदर मलिन बस्तियों को नियमित करना था। मलिन बस्तियों को नियमित करने का सरकार का वादा था, मालिकाना हक देने का वादा था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी जब नहीं हुआ तो 2022 से पहले सरकार को डर लगा कि विधानसभा के चुनाव में हार न जाए, तो 2021 में फिर मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया गया दूसरी बार। अब वो 3 साल का पीरियड फिर बीत गया और 2024 आ गया। 2024 आने के बाद भी 6 साल बीत गए। सरकार ने मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए, मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कोई नियमावली नहीं बनाई, कोई कानून नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार ने जो 2016 में नियमावली बनाई थी विधानसभा से पास करके, उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया, जिससे मालिकाना हक देने की जो प्रक्रिया कांग्रेस की सरकार ने शुरू करी थी वो बाधित हो गई और उसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आ गया। आज हमने देहरादून की इस मलिन बस्ती, जो सबसे पुरानी मलिन बस्तियों में से एक है, शास्त्री नगर खाला, यहाँ से संघर्ष का ऐलान किया है। देहरादून समेत पूरे राज्य की मलिन बस्तियों में अब हम जन जागरण चलाएंगे। मालिकाना हक और नियमितीकरण की मांग को लेकर के संघर्ष किया जाएगा और पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों में जाकर के घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये तलवार जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी गर्दन में लटकाए रखना चाहती है, जिससे कि डर बना रहे और उस डर के कारण लोग, मलिन बस्ती के लोग इनको वोट देते रहें। ये नहीं चलेगा। राज्य में और देहरादून में, राजधानी में 40% आबादी शहर की मलिन बस्तियों में रहती है। उनके लोगों को मालिकाना हक सरकार क्यों नहीं देना चाहती, हम ये पूछना चाहते हैं। आज हमने यहाँ पर ऐलान किया है, अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठ करके हमने संकल्प लिया है और यहाँ आज इस धरने के माध्यम से पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों में संघर्ष का हमारा आज का ऐलान है। पूरे प्रदेश में अब संघर्ष होगा और इस सरकार को मालिकाना हक देना ही पड़ेगा। जनपद बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने ही यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टरों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने यहाँ मौजूद एक कर्मचारी, आईसी मटेरियल में ही मौजूद एक कर्मचारी को काफी फटकार लगाई। साथ ही प्रभारी डॉक्टर को कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही यहाँ पर जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी कह दिया है। जिलाधिकारी ने मरीजों व तीमारदारों के बीच में और जन औषधि केंद्र को भी जल्दी खोलने के निर्देश यहाँ पर दे दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया है और सभी जो भी यहाँ के जितने भी सेक्शंस हैं और डॉक्टर से भी इंटरेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन किया गया है और जो लोग उपस्थित नहीं पाए हैं उनका भी शो कॉज के लिए मैंने बोला है और सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और सुधार के लिए भी निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर उनका ऑनलाइन सिस्टम अभी वर्क नहीं कर रहा है, साइट वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए उनको निर्देशित किया गया है जो भी यहाँ पर प्रभारी हैं कि तत्काल इस विषय से कार्रवाई करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना। सफाई व्यवस्था को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है और जहाँ पर भी हमारे सुरक्षा के संयंत्र लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और नीट एंड क्लीन रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सीसीटीवी यहाँ पर कम लगे हुए हैं तो सीसीटीवी लगने चाहिए। साथ ही ये बताया गया कि कुछ सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो भी करने को बोला गया है। दवाइयाँ भी यहाँ पर हैं तो जन औषधि केंद्र अभी यहाँ पर बताया गया कि वर्क नहीं कर रहा है, तो उस विषय भी निर्देशित किया गया है कि वो ऑपरेशनल हो जाए और दवाइयाँ जो लिखी जा रही हैं वो यहीं से मिल रही हैं, पेशेंट को ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो रुड़की में स्थित एक गौशाला में 19 गाय और बछड़ों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गई है और इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। गौशाला संचालक का कहना है कि उनके द्वारा गायों का उपचार भी कराया गया, लेकिन किस कारण इनकी मौत हो गई ये पता नहीं लग पाया। गौशाला संचालक संजय शर्मा का कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से गायों की मौत हो रही है। डॉक्टरों की टीम ने भी गायों का उपचार किया, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताते चले कि इस गौशाला में 50 से भी ज्यादा गाय हैं। कई अनियमितताएं भी गौशाला में देखने को मिली। अभी भी कई गायों की हालत खराब है और गायों की मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर गायों की मौत का कारण क्या कुछ है। देखिए, 4 दिन पहले मैं दिल्ली से आ रहा था। मेरे पे जो गौशाला के संचालक है संजय शर्मा जी, उनका फ़ोन गया था कि शर्मा जी कल से हमारी
10-12 गायें बीमार हैं और वो हल्की सी कांपती हैं और गिर जाती हैं। उनमें से 4 गायें मर चुकी हैं और आप नगर निगम को फ़ोन कर दीजिए, उनकी जेसीबी आ जाएगी। तो मैंने तभी नगर निगम से कॉन्टैक्ट किया और परसों उन्होंने तभी मतलब 4 पशु तो तभी उठा लिए थे जो गोधन था, और उसके बाद लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है। पशुओं को कंपन होता है और थरथरा के वो नीचे गिर जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। परसों यहाँ पे जो पशुपालन के डॉक्टर हैं हरिद्वार से, वो भी आए थे। पास सूचना आई कि आप जा रहे हैं और 1-2 गायें आज चारा खाने से रुक गई है, मतलब चारा नहीं खा रही है। तो हमने कहा ठीक है, चारे में कुछ समस्या होगी, आप एक काम करें, जो पहले वाला हमारा स्टॉक है भुस्से का, आप वो खिलाएं इनको, इसको चेंज करके देखो आप, हो सकता है इसके चेंज करने से खा ले। तो हम रास्ते में भी इनका फ़ोन गया कि अब 2 गायें नहीं खा रही है, पहले 1 थी, यानी कि 2-3 घंटे के बाद में 2 गायों में लक्षण आ गए इसके। तो हमने कहा आपने वो भूसा, हाँ वो हमने चेंज कर दिया। तो रात हो गई, सुबह फिर इनका फ़ोन आया कि 4-5 गायें उसी कंडीशन में है। जिलाधिकारी सविन बंसल को शहर के कुछ स्थानों पर अवैध रूप से पटाखे का स्टोरेज और बिक्री करने की शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को टीम के साथ गश्त करने के निर्देश दे दिए। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर गोदाम पर छापेमारी अभियान चलाते हुए अवैध रूप से संचालन और अनियमित पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज कर दिया गया। इस मामले पर नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने गोदाम संचालक को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत दिए गए निर्देशों का पालन करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारे इस प्रकार के ऐसे अवैध भंडारण हैं या अवैध संचालन है, उनको किसी प्रकार से इस प्रकार की अनुमति न दी जाए, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी हम लोगों ने जितनी पटाखा विक्रेता थे उनके साथ बैठकें भी की थी और हमने सबसे अपील भी की थी कि मानकों का अनुपालन करते रहें। लेकिन ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कई लोग अवैध रूप से भंडारण कर रहे हैं, जिसमें मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, या पूर्व जो हमारे इंस्पेक्शंस हुए थे उनके जो इंस्पेक्शन हुए थे उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित होती है, उनका औचक निरीक्षण भी किया जाए और उनके विरुद्ध यदि मानकों का पालन नहीं किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।